मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है बताइए? प्रॉफिट अर्निंग। क्या होता है? बट प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ बिजनेस के कुछ अदर ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। अब समझो ऑब्जेक्टिव का मतलब होता क्या है। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड। ऑब्जेक्टिव्स वो अंत हैं towards which the activities of business are directed। जिनके towards हमारी बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ हैं वो की जा रही हैं, यानी जिस लिए हम बिजनेस करते हैं। बिजनेस करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस करने का लक्ष्य क्या है, यानी हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करने से हमको मिलेगा क्या, हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्यों बिजनेस कर रहे हैं, टू अर्न प्रॉफिट। तो हम किस लिए बिजनेस कर रहे हैं वो क्या हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव्स। क्या हो गए? दैट्स व्हाई ऑब्जेक्टिव वो एंड होते हैं जिनके टुवर्ड्स बिजनेस की एक्टिविटीज की जाती हैं कि हम ये जो बिजनेस एक्टिविटी है ये क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। किस लिए? यानी अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए। दीज आर द गोल्स एस्टेब्लिश्ड टू गाइड द एफर्ट्स ऑफ द कंपनी। तो ऑब्जेक्टिव्स वो गोल्स होते हैं जो इसलिए इस्टेब्लिश किए जाते हैं जिससे कि कंपनी के एफर्ट्स को एक दिशा में गाइड किया जा सके कि ये हमारा गोल है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, इस दिशा में ही आपको काम करना है। फॉर एग्जांपल हमने कंपनी का गोल बनाया कि इस साल हमें 20% से प्रॉफिट इंक्रीज करना है। क्या करना है? 20% से प्रॉफिट इंक्रीज करना है। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका गोल, उसका ऑब्जेक्टिव क्या बन गया कि इस बार 20% से प्रॉफिट इंक्रीज करना है, तो ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा और ज़्यादा सेल्स करनी पड़ेगी क्योंकि तभी प्रॉफिट इंक्रीज होगा। ठीक, देखिए, और जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए? स्मार्ट। कैसे होने चाहिए? स्मार्ट। एस फॉर स्पेसिफिक, ठीक, एम फॉर मेजरेबल, यानी कि जिनको हम मेज़र कर सकें। ए फॉर अटेनेबल, यानी कि जिनको अटेन किया जा सके। वैसे कोई ऑब्जेक्टिव ना बनाने की भाई इस बार हमें क्या करना है, कांच का महल बनाना है, तो क्या वो ऑब्जेक्टिव अटेनेबल है, अटेन कर सकते हैं? नहीं। हम बोले कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आएंगे जिसमें क्या होता है, क्या बोलते हैं, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आएंगे जिसमें जैसे ये पेन हम चला रहे हैं तो हमको चलाने की ज़रूरत नहीं, हम बस सोचेंगे और सामने लिख जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अभी तो नहीं है, फिलहाल तो नहीं है। एआई के ज़माने में हो सकता है, रोबोट ऐसा कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव हमें ऐसे चूज़ करने हैं जो कि अटेनेबल हो। कैसे हो? अब कोई बच्चा है वो पढ़ने में वीक है, वो बोले कि मैं पूरे 100 मार्क्स लेके आऊँगा, कितने, तो ये जो ऑब्जेक्टिव है वो उसके लिए अटेनेबल नहीं है। वो एवरेज मार्क्स लेके आ सकता है 80-90, बट 100 नहीं लेके आ सकता बिकॉज वो वीक स्टूडेंट है। कैसा है? वीक स्टूडेंट है। ठीक, अगला क्या है? रेलेवेंट होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? यानी हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उससे रेलेवेंट, रिलेटेड होना चाहिए। और अगला टाइम बेस्ड, टाइम होना चाहिए। हमने बोला कि हमें 20% से सेल बढ़ानी है, तो जीवन भर में कभी ना कभी तो बढ़ी जाएगी, तो वहाँ पे साथ में क्या होना चाहिए? टाइम, कि हमें 20% से सेल बढ़ानी है अगले 3 मंथ्स में। कब तक? तो ये हमारा क्या बन गया? ऑब्जेक्टिव। क्या बन गया? तो ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए? स्पेसिफिक, अलग होना चाहिए सबसे, मेजरेबल, ऐसा होना चाहिए जिसको हम मेज़र कर सकें, अटेनेबल, ऐसा होना चाहिए कि जिसको अटेन किया जा सके। ठीक, एंड रेलेवेंट, हम जहाँ काम करते हैं हमारे काम से ऑब्जेक्टिव मिलता जुलता होना चाहिए। हम काम करते हैं शू कंपनी में और हम बोल रहे हैं हम चाय की सेल बढ़ाएंगे, तो क्या ये ऑब्जेक्टिव रेलेवेंट है? नहीं। हम किसकी सेल बढ़ाएंगे? शूज़ की। टी से टाइम बेस्ड होना चाहिए।
यानी कि आपको सेल तो बढ़ानी है पर इतने समय के अंदर ही। अब ऐसा नहीं कि 20% सेल बढ़ानी तो 1-2 साल 4 साल में तो बढ़ ही जाएगी, वहाँ पे टाइम भी होना चाहिए साथ में। टाइम नहीं होगा तो कभी ना कभी तो कर ही लेंगे, तो टाइम होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव हमारे कैसे होने चाहिए? स्मार्ट। कैसे? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट और टाइम बेस्ड। ठीक, अब देखिए जो बिजनेसमैन होता है उसके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। क्या होते हैं? उसको अपना घर भी चलाना है, सोसाइटी को भी देखना है, प्रॉफिट भी कमाना है, उसके पास में मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स है। क्या है? तो वो केवल एक ऑब्जेक्टिव को फॉलो नहीं कर सकता। दे कैनॉट फॉलो ओनली वन ऑब्जेक्टिव। वो केवल एक ऑब्जेक्टिव को फॉलो करके अपना काम नहीं चला सकता है, उसको सारे ही ऑब्जेक्टिव फॉलो करने पड़ेंगे। अर्निंग प्रॉफिट इज इम्पॉर्टेंट एंड द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस। हर बिजनेस का जो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे प्राइम, सबसे सिग्निफिकेंट जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। ठीक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है किसी भी बिजनेस का। बट इट कैन नॉट बी द सोल और ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बट ये जो ऑब्जेक्टिव है ये अकेला और ओनली ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, इसके साथ में और भी ऑब्जेक्टिव होते हैं बिजनेस के। तो सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? अर्निंग प्रॉफिट। बट अकेला ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, यानी कि सोल केवल एक ही ऑब्जेक्टिव है हमारे बिजनेस का कि हम केवल प्रॉफिट ही कमाएंगे, फिर चाहे कैसे कमाएं। तो सोल ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं हो सकता है। इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव तो है बट अकेला नहीं है, इसके साथ में बिजनेस के और भी ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक, अब देखिए क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं बिजनेस के। तो फर्स्ट है आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। क्या होते हैं? अगला है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। क्या होते हैं? और अगला है सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अपन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव को अपन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं और सोशल को सोशल बोलते हैं। सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमिक और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं। एज बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, इसलिए बिजनेस के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं वो कौन से होते हैं? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो 3 टाइप्स के हैं। कितने टाइप्स के? कौन कौन से? SPG, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। कौन कौन से? सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है? सर्वाइवल। क्या होता है? सर्वाइवल का मतलब सर्वाइव कर जाना। क्या मतलब? उस सिचुएशन में सर्वाइव, समझ रहे हो? सर्वाइव कर जाना। द बेसिक पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द मार्केट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी बिजनेस का जो बेसिक, जो एग्जैक्ट जो पर्पस होता है वो क्या होता है? मार्केट में सरवाइव करना और लंबे समय के लिए मार्केट में बने रहना, लंबे समय के लिए मार्केट में एग्जिस्ट करना। ये हमारा बेसिक मोटिव है। क्या है? सपोज हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है ना, सपोज हमने मोमोज का बिजनेस स्टार्ट किया। किसका? मोमोज का। तो हमारा पहला मोटिव क्या बनता है कि हमने जितना पैसा लगाया मोमोज को बनाने में हमारी कॉस्ट कवर हो जाए। क्या हो जाए? इसको अपन बोलते हैं रिकवरी ऑफ कॉस्ट। ठीक, सर्वाइवल का मतलब रिकवरी ऑफ कॉस्ट, यानी हमने जितना पैसा लगाया मोमोज को बनाने में उतनी हमारी कॉस्ट निकलनी
चाहिए और साथ में थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी होना चाहिए, तभी आप क्या कर पाएंगे, सर्वाइव। यदि आपकी कॉस्ट ही नहीं निकल रही है, प्रॉफिट तो दूर की बात है, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, अगले दिन आपको बंद करना पड़ जाएगा। ठीक, 2-4 दिन देखेंगे, कम से कम 2-4 दिन के बाद तो प्रॉफिट होना चाहिए, नहीं होता है तो बंद करना पड़ेगा। ठीक, तो सर्वाइवल का बेसिक पर्पस क्या है, सर्वाइव करना, मार्केट में टिके रहना, वो भी लंबे समय के लिए। कैसे, लंबे समय के लिए, साथ ही साथ में उसके लिए प्रॉफिट अर्न करना बहुत ही ज़रूरी है। अर्निंग ऑफ प्रॉफिट इज मस्ट फॉर इट। यदि आपको मार्केट में लंबे समय के लिए टिके रहना है, लंबे समय के लिए सर्वाइव करना है, तो उसके लिए आपको प्रॉफिट अर्न करना ही पड़ेगा। बिना प्रॉफिट अर्न करे आप लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, सर्वाइवल, यानी हमने कॉस्ट रिकवर कर ली। हमने मोमोज की रेडी लगाई थी, हमने पहले दिन जितने मोमोज बनाए हमारे सारे बिक गए, तो हमारी जो कॉस्ट है वो भी रिकवर हो गई, साथ में हमें थोड़ा सा प्रॉफिट भी हो गया। अब हम क्या सोचेंगे, अब कुछ दिन हो गए प्रॉफिट होते होते, तो हम क्या सोचेंगे, अब और ज़्यादा प्रॉफिट हो, है ना। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या बन गया अपना, प्रॉफिट। क्या बन गया, प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। सर्वाइव करने के लिए प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ में ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए भी प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है। यदि आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए, पैसा। पैसा कहाँ से आएगा, प्रॉफिट से। तो आपको यदि अपने मोमोज की रेडी को और बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, अभी तो हम केवल मोमोज बेचते हैं तो हमको प्रॉफिट हो रहा है, अब हम क्या चाहते हैं, और प्रॉफिट कमाएं, ग्रोथ करें, तो हम क्या करेंगे, उसमें कुछ ऐड ऑन कर देंगे। क्या क्या ऐड ऑन कर देंगे, क्या मिलता है मोमोज वालों पे, और फ्रेंच फ्राइज, है ना, मंचूरियन, पानी आया सॉस में, और मेरे को तो ध्यान में नहीं आ रहा क्या मिलता है, वो आते हैं चाइनीज़ पकौड़े, नूडल्स। तो हमने वैरायटी ऐड कर दी। क्या ऐड कर दी, तो अब हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस की ग्रोथ। क्या कर रहे हैं, ग्रोथ। दूसरा ऑब्जेक्टिव अपना क्या था, प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट होने लगा, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क बेयरिंग, यानी कि हम जो रिस्क बेयर कर रहे हैं उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है, प्रॉफिट। क्या मिल रहा है, अब हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगा। अब आदमी कैसा होता है, लालची। कैसा है आदमी, कि प्रॉफिट तो हो ही रहा है, चलो और प्रॉफिट कमाया जाए। तो अब क्या करेंगे, बिजनेस की ग्रोथ करेंगे, बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे। क्या करेंगे, पहले तो रेडी लगाते थे, अब रेडी से हम किस पे आ गए, शॉप पे। किस पे आ गए, और शॉप पे हमने वैरायटी बढ़ा दी, है ना। अब तो चाउमीन और बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, मंचूरियन और मोमोज, अभी तो धीमे धीमे बढ़ाएंगे। तो अभी मोमोज से 3-4 वैरायटी और आई अपने पास में। तो ये क्या दिख रही है, बिजनेस की ग्रोथ हो रही है। क्या हो रही, ग्रोथ। ठीक, द सक्सेस ऑफ एनी फर्म इज मेजर्ड बाय द ग्रोथ रेट। किसी भी फर्म की जो सक्सेस है वो किससे मेजर करते हैं हम, ग्रोथ रेट से, कि जितना वो बिजनेस ग्रो करेगा यानी कि वो बिजनेस उतना ज़्यादा सक्सेसफुल है, और ग्रो नहीं करेगा यानी कि बिजनेस कैसा है, अनसक्सेसफुल। कैसा है, अनसक्सेसफुल। एंड ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ ब्रांचेस, वैरायटी, नंबर ऑफ कस्टमर्स, वॉल्यूम ऑफ सेल्स, सेल्स का वॉल्यूम बढ़ जाना, नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ जाना, नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ जाना, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ बढ़ जाना, हम जो चीज़ बेचते हैं उसकी वैरायटी इंक्रीज हो जाना। तो ये क्या दिख रही है, ग्रोथ। क्या दिख रही है, सपोज दैट मार्केट में किसी की शॉप है, एक अपने यहाँ वो है मास्टर रेडीमेड वाला, जानते हो तुम लोग, तो उसकी स्टार्टिंग में छोटी सी दुकान थी कपड़ों की, याद है जब छोटे हो गए, तो उस दुकान पे केवल बच्चों के कपड़े मिलते थे। ठीक है, फिर उन्होंने धीमे धीमे उनकी दुकान चलने लगी, उन्होंने बिजनेस को एक्सपेंड किया, फिर उन्होंने एक दुकान, उसी दुकान को बड़ा कर लिया, और आज के टाइम पे उनकी 3 दुकानें हैं, और उनके पास में सभी वैरायटी मिलती है, विंटर गारमेंट्स, समर गारमेंट्स, लेडीज़, जेंट्स, किड्स, कैजुअल, पार्टी वियर, हर तरीके के जो आप वैरायटी लेना चाहो हर तरीके की वैरायटी उनके पास में मिलेगी। तो उन्हें नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ा ली, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी बढ़ गए,
और वैरायटी बढ़ी तो नंबर ऑफ कस्टमर्स भी बढ़ गए, सेल्स का वॉल्यूम भी बढ़ गया। तो क्या कर रहे हैं? ग्रोथ। क्या कर रहे हैं? ग्रोथ। तो ग्रोथ कैसे दिखती है? इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ कस्टमर्स, नंबर ऑफ वैरायटी। तो ये सभी चीज़ें यदि बढ़ती हैं तो बिजनेस यानी क्या कर रहा है? ग्रोथ। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? सर्वाइव। सबसे पहला क्या है? सर्वाइव कर रहे हैं मार्केट में, प्रॉफिट अर्न करने लगे। दूसरा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना, बढ़िया प्रॉफिट कमा रहे हैं, मस्त बढ़िया बिजनेस चल रहा है अपना। तीसरा ऑब्जेक्टिव ग्रोथ। अब बिजनेस की क्या करेंगे? ग्रोथ करेंगे। तो ये अपने कौन से ऑब्जेक्टिव हो गए? ऑर्गेनाइजेशन। कौन से ऑब्जेक्टिव हो गए? और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड देन ग्रोथ। क्लियर? आगे बढ़े। देखिए अगला है अपना सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं? देखो हम कहाँ रहते हैं? सोसाइटी में। कहाँ रहते हैं? सोसाइटी में। तो सोसाइटी के रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं। किसका यूज़ कर रहे हैं? रिसोर्सेज यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो 4 होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक, ये क्या है? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर यानी बिजनेसमैन। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कहाँ से मिल रही हैं? सोसाइटी से। कहाँ से मिल रही है? लैंड भी हमें सोसाइटी से मिल रहा है, लेबर भी सोसाइटी से मिल रहा है, कैपिटल भी सोसाइटी से मिल रही है। सोसाइटी का मतलब हमारे आसपास जो लोग रहते हैं। अब आसपास रहने का ये मतलब नहीं है कि जो हमारी सोसाइटी में रहते हैं केवल उनकी बात हो रही है, सभी की, जो बैंक है, मतलब सारी चीज़ें। ठीक। और एंटरप्रेन्योर यानी बिजनेसमैन। तो ये सारी चीज़ें आती कहाँ से हैं? सोसाइटी से। कहाँ से आती है? तो सोसाइटी का, जब हम सोसाइटी के रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं तो हमारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनके प्रति, हमारी भी ऑब्लिगेशन बनती है कि हम लोग सोसाइटी के लिए कुछ करें, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? उनके रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं। तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ करें। तो क्या करें? उनको बोलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। क्या बोलते हैं? कि हमारे सोसाइटी के प्रति ये ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, हमें सोसाइटी के लिए ये काम करना चाहिए। तो सबसे पहला आपको गिवन है सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट बेचना, वो भी रीजनेबल प्राइस पे। कैसे? उनके साथ में दुर्व्यवहार नहीं करना, उनके साथ में फ्रॉड एक्टिविटीज़ नहीं करना। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, है ना। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ के लोग थोड़े क्या बोलते हैं, उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो थोड़ी डाउन है, तो उनकी हेल्प करना फाइनेंशियली। या फिर हमारी सोसाइटी में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, उनके खेलने के लिए पार्क बनवा देना, बच्चों के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी बनवा देना। तो ये सभी क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव। क्या है? तो पहला क्या है? सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स की सप्लाई करना। टू सर्वाइव इन द मार्केट फॉर अ लॉन्ग रन। यदि आप मार्केट में लॉन्ग रन के लिए, लंबे समय के लिए सर्वाइव करना चाहते हैं, एंड टू मेंटेन गुडविल, और आप गुडविल मेंटेन करना चाहते हैं। क्या मेंटेन करना चाहते हैं? गुडविल क्या होती है जानते हो? अकाउंट्स में पढ़ोगे। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। क्या है? इंटेंजिबल का मतलब है जिसको ना ही देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, इसको केवल फील किया जाता है। क्या किया जाता है? अपन बोलते हैं ना कि जय कुमार पेड़ा हाउस, उनकी तो बहुत बढ़िया गुडविल है, नाम से बिकता है। कैसे बिकता है? तो गुडविल का मतलब क्या है? नाम। क्या नाम है? नाम। जैसे रवि सर का नाम है कॉमर्स क्लासेस में, तो वो क्या है? उनकी गुडविल। क्या है? तो गुडविल क्या 1 साल में बन जाती है? नहीं। जब आप अच्छा काम करते हो, सोसाइटी को अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो धीमे धीमे आपकी गुडविल बनने लगती है। तो जब आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेंगे तो आपकी क्या बनने लगेगी मार्केट में? गुडविल, यानी आपका नाम
बनने लगेगा। और एक बार आपका नाम बन गया, फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसे बिकेगा? नाम से। द्वारका पेड़ा बिकता है, नाम से बिकता है। कैसे बिकता है? क्योंकि उसकी क्या है मार्केट में? गुडविल है। अब भले ही वो क्वालिटी नहीं आती, अब क्वालिटी डाउन हो गई है, भले ही वो क्वालिटी नहीं आती, फिर भी कैसे बिक रहा है? नाम से बिक रहा है, क्योंकि उनने क्या मेंटेन कर रखी है? अपनी गुडविल मेंटेन कर रखी है। ठीक। द बिजनेसमैन मस्ट सप्लाई प्रोडक्ट्स विद राइट क्वालिटी एट राइट प्राइस। जो बिजनेसमैन होता है उसको राइट क्वालिटी के प्रोडक्ट सप्लाई करना चाहिए, वो भी राइट प्राइस पर। यानी कि जो फेयर प्राइस है, जो रीजनेबल प्राइस है, वो ही चार्ज करना। ऐसा नहीं कि हम अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं तो हम ज़्यादा चार्ज करेंगे। जो रीजनेबल प्राइस बनता है वो ही आपको चार्ज करना है। कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट नहीं करना। क्या नहीं करना? यानी उसका शोषण नहीं करना। जो एग्जैक्ट प्राइस बनना चाहिए, जो रीजनेबल प्राइस होना चाहिए, वही प्राइस उनसे लेना। साथ ही साथ में उनको क्या प्रोवाइड करना? क्वालिटी प्रोडक्ट्स। क्या प्रोवाइड करना? क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो ये क्या हो गया? सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। यदि अपन ऐसा करते हैं तो क्या कर पाएंगे? लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे। साथ ही में हम क्या मेंटेन कर सकते हैं? अपनी गुडविल। क्या मेंटेन कर सकते हैं? गुडविल। अगला है अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब होता है ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि बिजनेस के लिए लीगल नहीं है, लीगल भी नहीं है, साथ ही साथ में उससे सोसाइटी को नुकसान पहुंचता है। जैसे कि आप ब्लैक मार्केटिंग करते हो, आप माल प्रैक्टिसेस यानी कि आप अपने जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसमें मिलावट करते हो, आप फॉल्स एडवर्टीजमेंट करते हो कि इतना बड़ा बोर्ड लगा दिया 4 दिन में काले घने लंबे बाल। इज इट पॉसिबल? नो। तो ये क्या है? फॉल्स एडवर्टीजमेंट है, कस्टमर को गुमराह कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऐसे काम नहीं करने हैं। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं। ओवर चार्जिंग करना। सुबह जा रहे हैं तो टमटम वाला 20 रुपये लेता है, शाम को आओ तो कितने मांग रहा है? 50। कितने मांग रहे हैं? रास्ता तो वही है, बस सुबह और शाम का अंतर हो गया। तो ओवर चार्जिंग नहीं करना। क्या हो गया? A businessman should not indulge himself into unfair practices. एक बिजनेसमैन को अपने आप को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। जैसे ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी करना। हम कोई मूवी देखने जा रहे हैं, हमने पहले ही सारी टिकट खरीद ली है ना? अब मूवी लगी है सलमान खान की, भयंकर भीड़ होगी मूवी के लिए, खरीदा है 100 का, बेच रहे हैं 250 का। तो ये क्या है? ब्लैक मार्केटिंग। ऐसा नहीं करना। एडल्ट्रेशन यानी कि मिलावट नहीं करना। जो लोग दूध दही बेचते हैं वो लोग बहुत मिलावट करते हैं घी में, दूध में, तो ऐसा नहीं करना। ठीक। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाना, फॉल्स एडवर्टीजमेंट करना कि ऐसा करने आप ये क्रीम लगाएंगे तो 4 दिन में गोरे हो जाएंगे, फलाना ढमकाना। तो ये सब क्या है? फॉल्स एडवर्टीजमेंट। क्या है? ओवर चार्जिंग करना, ज़्यादा प्राइस चार्ज करना, है ना? आप सुबह जा रहे हैं तो 20 रुपये, रात को जा रहे हैं तो 50 रुपये, 100 रुपये मांग रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना। किसी भी प्रकार की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं करना। ये भी क्या है? अपना सोशल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्या है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। द बिजनेसमैन मस्ट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जो बिजनेसमैन होता है उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना चाहिए एंड हेल्प इन ओवरकमिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द सोसाइटी। आज के समय में सोसाइटी की जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है? यानी बेरोजगारी की समस्या। बहुत ज़्यादा आदमी बेरोजगार है। तो यदि आप अच्छा कमाते हैं, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो आप लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर सकते हैं। आप एक फैक्ट्री और डाल दो, एक कंपनी और बना दो, तो जो लोग हैं उनको क्या मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, वो अपना एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाएंगे। ठीक। तो बिजनेसमैन को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना चाहिए जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है उससे अपन ओवरकम कर सकें, उसको सॉल्व कर सकें।
दिस विल इम्प्रूव द पब्लिक इमेज। इससे क्या होगा, उसकी जो पब्लिक इमेज है वो इम्प्रूव। जैसे टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है, वो लोग कुछ ना कुछ नया बिजनेस बनाते रहते हैं और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते रहते हैं, तो मार्केट में उनकी इमेज अच्छी खासी है और दान भी बहुत करते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ में भी एक्टिव रहते हैं, तो इसलिए मार्केट में उनकी गुडविल है, इमेज भी बहुत अच्छी है। ठीक। सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस। सोशल सर्विस करना, क्या करना, जो भी सोशल सर्विस प्रोग्राम्स चलते हैं, है ना, जैसे कि सफाई अभियान हो गया, पेड़ लगाओ अभियान हो गया, है ना, नदी साफ करो, इस टाइप के जो कैंपेन चलते हैं, जो अभियान चलते हैं, सर्व शिक्षा अभियान, उसमें आपने अपना योगदान दे दिया। तो इस प्रकार की सोशल सर्विसेज में जब अपन पार्टिसिपेट करते हैं तो अपन क्या कर रहे हैं, सोशल सर्विस कर रहे हैं। इससे हमारी कंपनी की रेपुटेशन इंक्रीज होती है, बहुत अच्छी बनने लगती है। पार्टिसिपेटिंग इन सोशल सर्विस प्रोग्राम्स। सोशल सर्विस प्रोग्राम्स में जब अपन पार्टिसिपेट करते हैं, क्या करते हैं, यानी कि हिस्सा ले रहे हैं, उनके साथ में सोशल सर्विस कर रहे हैं, एड्स टू द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। इससे क्या होता है, कंपनी की रेपुटेशन और अच्छी बन जाती है, एंड अ कंपनी कैन एस्टेब्लिश इट्स पब्लिक इमेज। और कंपनी जो है वो अपनी पब्लिक इमेज एस्टेब्लिश कर सकती है, बना सकती है। ठीक। अगला है अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन। क्या करना, पॉल्यूशन को अवॉइड करना। क्या करना, अवॉइड करना। एज द बिजनेसमैन हैज़ एडेड टू द स्प्रेडिंग ऑफ पॉल्यूशन। सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन होता है वो बिजनेस हाउसेस की वजह से ही होता है। जो बड़ी बड़ी चिमनीज लगी रहती है, उससे धुआं निकलता है, क्या हो रहा है, एयर पॉल्यूशन। ठीक। जो वेस्ट निकलता है, उनका जो केमिकल्स निकलते हैं, उनको डायरेक्टली वो नदियों में, लेक्स में छोड़ देते हैं, क्या हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन। जो बड़े बड़े प्लांट चल रहे हैं, दिन रात चलते ही रहते हैं, उनमें से नॉइज़ आ रहा है, क्या हो रहा है, साउंड पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन। तो सबसे बड़ा हाथ किसका है पॉल्यूशन करने में, बिजनेस का। तो जब बिजनेस पॉल्यूशन कर रहा है तो उसको पॉल्यूशन को रोकने में भी सोसाइटी की मदद करनी चाहिए। बिजनेस को क्या चाहिए, ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करे जिससे कि इन्वायरमेंट को हार्म ना हो। जो केमिकल्स हैं उनको इतना रिफाइन कर लिया जाए कि जो बिल्कुल जो वेस्ट है ना, बिल्कुल ऐसा हो जिसमें बिल्कुल केमिकल ना हो। उसको रिफाइनिंग करने के बाद तब अपन नदियों में यदि डंप करते हैं या ज़मीन में डंप करते हैं तो उससे हमारा लैंड और नदियाँ खराब नहीं होंगे। ठीक। साउंड है, उसके लिए साइलेंसर का यूज़ करें तो उससे नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं होगा। एज द बिजनेसमैन हैज़ एडेड टू स्प्रेडिंग ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को बढ़ाने में किसका हाथ है, बिजनेस का। सो इट बिकम्स द मोरल ड्यूटी। ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है। क्या बनता है, नैतिक दायित्व बनता है कि वो आगे आए और इसकी जो प्रॉब्लम है, किसकी प्रॉब्लम, पॉल्यूशन की, उसको सॉल्व करने में हमारी हेल्प करें। ठीक। क्योंकि वो किसकी वजह से रहा है पॉल्यूशन, बिजनेस की वजह से। तो बिजनेसमैन की मोरल ड्यूटी बनती है, नैतिक दायित्व बनता है कि वो आगे बढ़कर आए और इस पॉल्यूशन की समस्या को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करें। ठीक। इको फ्रेंडली टेक्निक्स शुड बी यूज। तो जो इको फ्रेंडली मेथड्स हैं उनका यूज़ करके, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक्स हैं उनका यूज़ करके आप ऐसा कर सकते हैं, है ना। या फिर आप कोई कैंपेन लगा सकते हैं, सफाई स्वच्छ भारत अभियान लगा हुआ है तो आप उसमें हेल्प कर सकते हैं। आप जहाँ रहते हैं वहाँ की नदी बहुत पॉल्यूटेड हो चुकी है, आप उसको साफ़ करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप पॉल्यूशन को कम करने में या रोकने में सोसाइटी की हेल्प कर सकते हैं। ठीक। तो ये हो गए हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव। क्वालिटी गुड्स बेचना, वो भी रीजनेबल प्राइस पे। एंटी सोशल प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना। मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। गवर्नमेंट को के साथ में कोऑपरेट करना, उनके लॉज जो उनने बनाए हैं उनको मानना। स्लम्स एंड पॉल्यूशन, जो स्लम एरियाज हैं उन लोगों की हेल्प करना और पॉल्यूशन को रोकना। वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़, और अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचना। ठीक। पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स और
इंडिविजुअल। ये ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं, अब देखो एम्प्लॉयज़ ने जो एम्प्लॉयर्स हैं उन्होंने सबसे पहले किसके बारे में सोचा, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले क्या आ गए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद किसके बारे में सोचा, सोसाइटी के बारे में। तो क्या आ गए, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब किसके बारे में सोचना है, उनके यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनके बारे में सोचना। तो उनके प्रति उनके जो ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, किसके, एम्प्लॉयर्स के, किसके प्रति, एम्प्लॉयज़ के प्रति, वो होते हैं ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। क्या होते हैं, दीज आर रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़। किससे रिलेटेड हैं, एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज़ आर द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज who contribute significantly to the success in business। एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं, यानी कि उनके बगैर अपना काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो बना ली, अब उसमें केवल मशीन्स हैं, मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए कौन चाहिए, ह्यूमन बीइंग्स, एम्प्लॉयज़। सिर्फ मशीन से काम चल जाएगा, नहीं चल पाएगा। तो यदि एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे तो क्या आप ऑर्गेनाइजेशन रन कर पाएंगे, नहीं। तो जो मोस्ट वैल्यूएबल एसेट होती है, जो मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स होते हैं किसी भी कंपनी के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, दे आर एम्प्लॉयज़। कौन होते हैं, एम्प्लॉयज़, क्योंकि वो बिज़नेस के सक्सेस में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं। बिना एम्प्लॉयज़ के कोई भी बिज़नेस ग्रो नहीं कर सकता। एम्प्लॉयज़ जितना अच्छा काम करेंगे उतना ज़्यादा बिज़नेस ग्रो करेगा, अच्छा काम नहीं करेंगे तो बिज़नेस ग्रो नहीं करेगा। ठीक, अब देखिए कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि एम्प्लॉयर्स को किसके लिए परफॉर्म करने चाहिए, एम्प्लॉयज़ के लिए। तो सबसे पहला है प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशंस। अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी साफ़ सुथरी अच्छी गुड वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करना, बढ़िया अच्छा एटमॉस्फेयर हो, साफ़ पीने का पानी हो, है ना, बढ़िया एसी लगा आराम से बस काम कर रहे हैं। अब तुमको बोला जाए कि ना बगल में नाली बह रही है और वहीं मक्खियाँ भिन बना रही हैं बहुत सारी, तुमको वहीं काम करने दे दिया जाए, कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे, बिकॉज वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है। अब देखो कितना साफ़ सुथरा है, सारी चीज़ें कितनी बढ़िया लग रही हैं, तो पढ़ने में मन लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो एम्प्लॉयर्स को भी क्या चाहिए कि अच्छी गुड वर्किंग कंडीशन। हंसने की बात नहीं है, बहुत सारी कोचिंग्स मैंने देखी है, वहाँ नीचे फर्श पड़ा होता है और साइड में वही बह रहा है नाला और पढ़ रहे हैं बच्चे, पता नहीं कैसे पढ़ लेते हैं, देखी होंगी तुम लोगों ने भी। देखिए, तो अच्छी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करना। दूसरा, पेमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड सेटिस्फैक्ट्री वेजेस एंड सैलरीज। कैसे वेजेस प्रोवाइड करना, कॉम्पिटिटिव कैसे। अब कॉम्पिटिटिव वेजेस क्या होते हैं, सपोज दैट दो कंपनीज़ हैं, कंपनी ए एंड कंपनी बी। तो कंपनी ए जो है वो प्रोवाइड करती है अपने वर्कर्स को ₹10,000 और कंपनी बी प्रोवाइड करती है ₹15,000। तो क्या आपके अकॉर्डिंग ये कॉम्पिटिटिव है, नहीं है, क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा है। डिफरेंस कैसा है, एक को 10,000 एक को 15,000, 5,000 का डिफरेंस है। तो यदि आपको मौका मिले तो क्या आप ए से बी में जाने के लिए तैयार हो, बिल्कुल तैयार है, क्योंकि 5,000 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। यदि ए कंपनी जो है वो 10,000 प्रोवाइड कर रही है और बी कंपनी प्रोवाइड कर रही है आपको 11,000, कितने, तो क्या ये कॉम्पिटिटिव है, ये कॉम्पिटिटिव है, बिकॉज 1-2 हज़ार का अंतर चलता है, मेजर डिफरेंस नहीं चलेगा, माइनर डिफरेंस कंसीडर कर सकते हैं। तो जो सैलरी है, जो मार्केट में रेट चल रहा है, जो अपने जो डेली वेजेस वाले वर्कर आते हैं ना, क्या रेट चल रहा है, 500 700 ऐसे कुछ, सपोज़ 500 रुपये रेट चल रहा है मार्केट में, ठीक, और अपन जो वर्कर को पकड़ के लाए उसको अपन 200 रुपये दे रहे हैं, इज़ इट कॉम्पिटिटिव, नो। 500 के 450 दे दो, 550 दे दो, तो वो वर्कर मान जाएगा, 200 में काम करेगा क्या, नहीं करेगा, बिकॉज वो मार्केट की रेट है ही नहीं। तो मार्केट में जो रेट चल रहा है, यानी बाकी की कंपनीज़ जो सैलरी और वेजेस प्रोवाइड कर रही हैं, वही सैलरी और वेजेस आपको प्रोवाइड करना है। वर्कर को एक्सप्लॉइट नहीं करना, क्या नहीं करना, यानी कि उसका शोषण नहीं करना। काम करा रहे हैं 10,000 का, दे रहे हैं 5,000, इज़ इट फेयर, नो, इज़ इट इज़ नॉट फेयर। तो ये जो सैलरी है ये तो कॉम्पिटिटिव है। अब ए कंपनी 10,000 दे रही है, बी कंपनी 11,000 दे रही है, तो क्या आप माइग्रेट करने के लिए रेडी हो जाओगे।
आप सोचोगे क्या है यार 1000 का ही तो अंतर है, यहाँ पे पहले से काम कर रहे हैं, सब लोग जानने वाले हैं, अपनी चलती है, माइग्रेट करेंगे फिर वहाँ जाओ, फिर ए से स्टार्टिंग करो, सब कुछ करो। तो अपन माइग्रेट नहीं करेंगे, यानी कि अपन एक कंपनी में ही बने रहेंगे, ठीक। और ऐसे वेजेस देना कि सामने वाला आपसे सेटिस्फाइड हो, उसकी जो अच्छा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मेंटेन होता रहे, ठीक। इतना आपको वेजेस प्रोवाइड करना है कि वो सेटिस्फाइड रहे, संतुष्ट रहे और आपके यहाँ पे काम करता रहे। नेक्स्ट क्या है, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉई। एम्प्लॉई की पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट। अब हम अपना काम तो करा ही रहे हैं एम्प्लॉयज़ से, साथ ही साथ में उनकी पर्सनल ग्रोथ, उनका डेवलपमेंट होना भी ज़रूरी है। तो एम्प्लॉयज़ को क्या चाहिए, टाइम टू टाइम उनकी ट्रेनिंग कराएं, उनको सेमिनार्स अटेंड करने के लिए भेजें। तो इससे क्या होगा, उनकी पर्सनल ग्रोथ होगी, उनका खुद का डेवलपमेंट होगा। जब अपन उनको मौके देंगे इनिशिएट करने के कि आप आगे आके काम करिए, है ना, उनकी ट्रेनिंग करवाएंगे, हर 6 महीने में हमने ट्रेनिंग सेशन करा दिया, जो सेमिनार्स होते हैं वहाँ पे उनको अटेंड करने भेज दिया, तो अपने आप उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होने लगेगा। पीयर रिकग्निशन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। देखो पीयर रिकग्निशन का मतलब क्या होता है, रिकग्निशन का मतलब होता है रिस्पेक्ट, यानी यदि बोलते हैं ना कि रिस्पेक्ट दोगे तो ले भी लोगे और नहीं दोगे तो नहीं ले पाओगे। तो उनके साथ में रिस्पेक्ट से बिहेव करना। आप जब किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो सामने वाला भी आपको रिस्पेक्ट देगा, आप नहीं देते हैं तो सामने वाला भी नहीं देगा। तो एम्प्लॉयज़ क्या चाहते हैं कि हमसे सभी इज्जत से बात करें, है ना, हमसे कोई तू तड़ा करके ए ऐसे करके बात। अब मिस्टर ए है, मिस्टर ए कंपनी में काम करते हैं, ओए ए सुन नहीं रहे हो, तो वो नहीं सुनेगा। और आपने बोला मिस्टर ए सुनिए तो वो सुनेगा। तो बोलने का तरीका अलग अलग है, ठीक। तो वो क्या चाहते हैं कि उनकी कंपनी में रिकग्निशन हो, सभी उनको जाने, उनसे अच्छे से बात करें और आपस में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना भी ज़रूरी है कि सभी लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। एनकरेजिंग एम्प्लॉयज़ टू टेक इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल करना। क्या मतलब होता है, कैसी पहल करना, जब हम कोई काम करते हैं तो आगे आके बढ़ना, आगे आके अपने व्यूज़ बताना, अपने आइडियाज़ बताना, अपने थॉट्स बताना कि हम ऐसे काम कर सकते हैं। इसे हम कोई प्लान बना रहे हैं, कोई किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने क्या किया, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनसे भी आपने कंसल्ट किया कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो एम्प्लॉयज़ जो है वो भी आके इनिशिएट करेंगे, अपने व्यूज़ बताएंगे, अपने आइडियाज़ बताएंगे और डिसीज़न मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इससे वो एनकरेज होते हैं, क्या होते हैं, उनको प्रोत्साहन मिलता है कि हमारी भी कंपनी में एक जगह है, हमसे भी पूछा जाता है, तो वो अपना 100% आपको देंगे। क्योंकि वो कैसे काम कर रहे हैं कि हमारी कंपनी, किसकी कंपनी है, जब हम हमारी कंपनी सोच के काम करेंगे कि ये मेरी कंपनी है, तब हम अपना 100% दे पाएंगे। यदि हम ऐसा सोचेंगे कि हम तो किसी दूसरे के यहाँ पे काम कर रहे हैं, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है, तो काम अपन कभी भी अपना 100% नहीं दे पाएंगे। 100% आप तभी दे पाएंगे जब आप खुद से चाहते हैं काम करना, आप ये सोचते हैं कि ये मेरी कंपनी है। किसकी कंपनी है, तो मेरी कंपनी सोचने के लिए एम्प्लॉयर्स को क्या करना पड़ेगा, आपको पार्टिसिपेट करवाना पड़ेगा, आपको इनिशिएटिव के लिए मौका देना पड़ेगा, आपकी सलाह लेनी पड़ेगी कि आप भी डिसीज़न मेकिंग कर सकें, ठीक। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग सम स्पेशल बेनिफिट्स। कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को स्पेशल बेनिफिट्स, जैसे IAS IPS होते हैं, उनको बंगला मिलता है रहने के लिए, गार्डन मिलता है, उनके बच्चों की स्कूल की फ़ीस क्या बोलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होती है ना, हाउसिंग फैसिलिटी दे रहे हैं, कार दे रहे हैं, गार्डन दे रहे हैं, सारी चीज़ें उनके लिए फ्री होती हैं। तो बहुत सारे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ स्पेशल बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि फ्री हाउसिंग फैसिलिटी, इंश्योरेंस फैसिलिटी, है ना, बच्चों की फ़ीस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है, क्या बोलते हैं उसको, कन्वेंस फैसिलिटी, आना जाना, कार देते हैं, बहुत सारी चीज़ें देते हैं, ठीक। तो ये हो गए हमारे इंडिविजुअल, पर्सनल और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक, जो कि किसको परफॉर्म करने हैं, एम्प्लॉयर्स को। किसको, किसके लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए। वेरी गुड। तो
तो ये अपने ऑब्जेक्टिव्स हो गए, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड ह्यूमन। इकोनॉमिक क्या हो गए अपने? ग्रोथ, प्रॉफिट, पहले सर्वाइवल आता है, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। सोशल, सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली टेक्निक्स एंड सोशल वेलफेयर। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स क्या हो गए? प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशंस, प्रोवाइडिंग रीजनेबल वेजेस और सैलरी, आपस में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड जॉब सिक्योरिटी। यदि जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी तो सामने वाला पूरे मन से आपके यहाँ पे काम नहीं करेगा। जॉब सिक्योरिटी का मतलब होता है कि एम्प्लॉय को पता है कि हमने अगले 4 साल यहीं पे काम करना है, तो वो अच्छे से काम करेगा। आप उसको बोल दो कि 6 महीने काम कराएंगे फिर तुम्हारी छुट्टी, क्या हो जाएगी? तो क्या वो अच्छे से काम करेगा? नहीं करेगा। वो क्या सोचेगा कि हमें तो 6 महीने बाद जाना है, काम करें चाहे नहीं करें, हमारा क्या जा रहा है उसमें, है ना? तो वो अच्छे से काम नहीं करेगा। तो जॉब सिक्योरिटी वाली फीलिंग होना बहुत ही मस्ट है। क्या है? मस्ट। अगला टॉपिक है आपका रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल होता है एंड वाई अर्निंग प्रॉफिट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बिजनेस। किसी भी बिजनेस के लिए प्रॉफिट अर्न करना ज़रूरी क्यों होता है? प्रॉफिट अर्न नहीं करेंगे तो क्या हमारा काम नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, ठन गोपाल हो जाएंगे। तो इसलिए प्रॉफिट अर्न करना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहला रीज़न क्या है? सर्वाइवल। यदि आप मार्केट में लॉन्ग रन में सर्वाइव करना चाहते हैं, जीवित रहना चाहते हैं, एग्जिस्ट करना चाहते हैं, तो आपको एडिक्वेट यानी कि पर्याप्त मात्रा में प्रॉफिट अर्न करना ही पड़ेगा। प्रॉफिट इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम। प्रॉफिट क्या है? सोर्स ऑफ इनकम। किसके लिए? बिजनेसमैन। किसके लिए? विच बिकम्स हिज मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जो कि उसके लाइवलीहुड का मीन्स बन जाता है। यानी प्रॉफिट से ही हम अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। यदि कोई बिजनेसमैन है, उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो क्या वो अपना लाइवलीहुड अर्न कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। प्रॉफिट हो रहा है तो कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। प्रॉफिट इज़ नीडेड टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द बिजनेसमैन एंड हिज फैमिली मेंबर्स। प्रॉफिट हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? जिससे कि वो जो बिजनेसमैन है अपनी और अपने फैमिली मेंबर्स की नीड्स को पूरा कर सके। यदि प्रॉफिट नहीं होगा तो ना ही वो अपनी ना ही अपने फैमिली मेंबर्स की नीड्स को पूरा कर पाएगा। ठीक, तो सबसे पहला क्या हो गया? सर्वाइवल। यदि सर्वाइव करना है तो प्रॉफिट अर्न करना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। यदि आपको अपनी कंपनी को ग्रो करना है, एक्सपेंड करना है, अपने बिजनेस को बढ़ाना है, तो उसके लिए भी किसकी नीड होती है? प्रॉफिट की। किसकी नीड होती है? प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या बिजनेस बढ़ा पाओगे? नहीं बढ़ा पाएंगे। द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज़ अर्नड। आप अपने बिजनेस को तभी एक्सपेंड कर सकते हो जब आप पर्याप्त मात्रा में प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज़ केप्ट एज रिजर्व। प्रॉफिट के एक हिस्से को एज अ रिजर्व रख दिया जाता है। किस लिए? एंड यूज्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ ग्रोथ एंड, जैसे हमें जितना प्रॉफिट हुआ, सपोज हमें इस मंथ प्रॉफिट हुआ है 25,000 का। कितना? 25,000 का जो प्रॉफिट हुआ तो उसमें हमने 5,000 रिज़र्व कर दिए। क्या कर दिया? आगे के लिए रिज़र्व बना के रख दिया कि आगे जब हमें कंपनी बढ़ानी होगी, बिज़नेस बढ़ाना होगा तो इसका यूज़ हम तब करेंगे। बाकी प्रॉफिट का यूज़ अपने बिज़नेस में लगा दिया या खुद पे खर्च कर लिया, जो भी कुछ है। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट मंथ हमें फिर प्रॉफिट हुआ, हमने फिर 5,000 क्या निकाल कर रख दिया? रिज़र्व। जैसे अपन लोग क्या बोलते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट करते हैं। रेकरिंग डिपॉजिट यानी जो किश्त वाला सिस्टम होता है, हर महीने 5,000 6,000 की किश्त जाती है। क्यों? कि वो जो पैसा इकट्ठा हो जाता है, टाइम आने पे अपन उसका यूज़
कर सकें। ऐसे बिजनेसमैन क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट हमेशा बचा के रखते हैं, जिससे कि फ्यूचर में जब उनको बिज़नेस ग्रो करना है, एक्सपेंड करना है, तो वो उस रिजर्व का यूज़ कर सकें। इसको अपन बिजनेस की भाषा में बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग। जो प्रॉफिट हमने फ्यूचर के लिए बचा के रखा है, अभी यूज़ नहीं किया है और अपन चाहते हैं कि जब ज़रूरत पड़े तब अपन उसका यूज़ कर सकते हैं, उसे बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। क्या बोलते हैं? इसको प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं, यानी कि प्रॉफिट को रोक के रखना। क्या करना? रोक के रखना। ठीक, तो जो प्रॉफिट का एक पार्ट होता है उसे अपन एज अ रिज़र्व बचा के रखते हैं, और उसका यूज़ कब किया जाता है? जब अपन को ग्रोथ करनी है या बिज़नेस को डाइवर्सिफाई करना है। डाइवर्सिफाई करने का मतलब होता है उसमें चेंजेस करना है, वैरायटी लेके आनी है, बिज़नेस को बढ़ाना है। ठीक, तो अगला हमारा मोटिव क्या हो गया? एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ करने के लिए भी प्रॉफिट अर्न करना बहुत ही ज़रूरी है। अब क्या है? एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि आप प्रॉफिट के जो परफॉर्मेंस क्या बोलते हैं, प्रॉफिट क्या दिखाता है? ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस। अगर अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो यानी कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म कर रही है। प्रॉफिट अच्छा नहीं हो रहा है यानी कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। प्रॉफिट एक्ट्स एज अ इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। प्रॉफिट कैसे एक्ट करता है? एज अ इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। इंडेक्स का मतलब होता है सूचक। क्या मतलब होता है? सूचक, यानी परफॉर्मेंस के बारे में सूचना देता है प्रॉफिट कि कैसी परफॉर्मेंस है बिजनेस की, है ना। ऑफ दोज हु मैनेज द बिजनेस, कि जो व्यक्ति बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं एक्चुअल में उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, ये हमें किसके थ्रू पता चलेगा? प्रॉफिट। किसके थ्रू पता चलेगा? प्रॉफिट के थ्रू। हायर प्रॉफिट्स इंडिकेट द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, मतलब मैनेजमेंट कैसा है? एफिशिएंट। कैसा है? यानी कि कुशल मैनेजमेंट है, अच्छा मैनेजमेंट है। एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है यदि ऐसा हो रहा है तो ऐसा होगा, और यदि वैसा हो रहा है तो वैसा होगा। यानी कि हायर प्रॉफिट्स इंडिकेट एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट एंड लोअर प्रॉफिट्स इंडिकेट इनएफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। प्रॉफिट अच्छा हो रहा है यानी कि मैनेजमेंट एफिशिएंट है। प्रॉफिट अच्छा नहीं हो रहा है, कम प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि इनएफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एफिशिएंट नहीं है। क्लियर? अगला है रिवॉर्ड फॉर रिस्क बियरिंग। जब हम इतनी रिस्क बेयर करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप सभी को पता है बिजनेस में क्या है? रिस्क। बिना रिस्क के बिजनेस कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। रिस्क को आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हो, बट एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो जब हम इतनी रिस्क बेयर कर रहे हैं तो रिस्क बेयर करने के बदले हमें कुछ मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं? तो क्या मिलता है रिस्क बेयर करने के बदले? प्रॉफिट। क्या मिलता है? प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर रिस्क बेयरिंग। प्रॉफिट किसका रिवॉर्ड है? रिस्क बेयर करने का। किसका रिवॉर्ड है? रिस्क बेयर करने का। The desire to earn profit motivates the businessman to bear the uncertainties and unexpected risk। जो एक हमारी डिज़ायर होती है किसकी? प्रॉफिट अर्न करने की। किसकी? वो ही बिजनेसमैन को मोटिवेट करती है कि आप अनसर्टनिटीज़ को और अनएक्सपेक्टेड रिस्क को बेयर करें। अब हम केवल रिस्क बियर करे जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि रिस्क बियर करने से होगा क्या। कब रिस्क बियर करेंगे? जब हमें दिख रहा है कि हाँ आज हम रिस्क बियर कर रहे हैं, बट फ्यूचर में क्या होने वाला है? प्रॉफिट। क्या होने वाला है? जो अनसर्टेनिटीज़ हैं, जो अनिश्चितताएं हैं, जो अनएक्सपेक्टेड रिस्क हैं, आज हम उनका सामना कर रहे हैं, परंतु फ्यूचर में क्या होगा? प्रॉफिट। तो वो चीज़ अपन को मोटिवेट करती है। क्या करती है? और केवल लॉस ही लॉस हो रहा है, पता ही नहीं प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, तो क्या मोटिवेटेड रहेंगे? नहीं रहेंगे। आपको पता है कि भले ही आज कोई रिस्क है, कोई अनसर्टेनिटी है, बट फ्यूचर में क्या होगा? प्रॉफिट। तो आप उस काम को करने के लिए कैसे रहेंगे? मोटिवेटेड। कैसे रहेंगे? मोटिवेटेड। प्रॉफिट एंड रिस्क आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। प्रॉफिट और रिस्क जो है दोनों आपस में कैसे हैं? डायरेक्टली रिलेटेड है। कैसे हैं? जितनी ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा प्रॉफिट। कम रिस्क यानी कम प्रॉफिट।
हायर रिस्क मीन्स हायर प्रॉफिट एंड लोअर रिस्क मीन्स लोअर प्रॉफिट। यानी कि प्रॉफिट और रिस्क दोनों ही आपस में कैसे रिलेटेड हैं? डायरेक्टली। कैसे रिलेटेड है? क्यों रिलेटेड है डायरेक्टली? हायर रिस्क मीन्स और लोअर रिस्क मीन्स लोअर प्रॉफिट, इसलिए दोनों आपस में कैसे हैं? डायरेक्टली रिलेटेड। दैट्स वाई प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर रिस्क बेयरिंग। रिस्क बेयर करने के लिए जो रिवॉर्ड है वो क्या है? प्रॉफिट। ठीक। अगला, हेल्प्स टू गेन गुडविल। गुडविल गेन करने के लिए भी आपको प्रॉफिट चाहिए। गुडविल क्या होता है? नाम। क्या होता है? आपका मार्केट में अच्छा नाम है, यानी कि आपकी क्या है? गुडविल है। क्या है? आपका सामान नाम से बिकता है। कैसे बिकता है? नाम से। सागर पेड़ा हाउस, द्वारका पेड़ा हाउस, जय कुमार मिठाई वाला, तो इनकी जो स्वीट्स हैं वो कैसे बिकती हैं? नाम से, क्योंकि इनकी मार्केट में क्या है? गुडविल। गुडविल कब बनी? जब इनने अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। अच्छा प्रॉफिट कब अर्न करेंगे? जब ज़्यादा कस्टमर्स होंगे। तो बिज़नेस को क्या चाहिए? कि कस्टमर्स को सेटिस्फाई रखे। कैसे रखे? सेटिस्फाई रखेगा तो प्रॉफिट अच्छा होगा। अच्छा प्रॉफिट होगा तो मार्केट में अच्छी गुडविल बनेगी। ठीक। अ प्रॉफिट अर्निंग कंपनी ऑलवेज हैज़ अ बेटर गुडविल इन द मार्केट एज कंपनीज रनिंग इन लॉस। जो प्रॉफिट अर्निंग कंपनीज होती हैं, मार्केट में उनकी अच्छी खासी गुडविल होती है एज़ कम्पेयर टू वो कंपनीज जो कि लॉस में चल रही हैं। किस में चल रही हैं? लॉस में। तो अच्छी गुडविल किसकी होगी? जिसको क्या हो रहा है? अच्छा प्रॉफिट। क्या हो रहा है? अच्छा प्रॉफिट। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स। तो उनके जो शेयर्स हैं, जिन कंपनीज़ की गुडविल अच्छी है, उनके शेयर्स के प्राइस अपने आप इंक्रीज़ हो जाते हैं। टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़, अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़, इनकी गुडविल कैसी है? अच्छी गुडविल है, तो इनके शेयर्स का प्राइस हमेशा इंक्रीज़ होता रहता है। क्या होता रहता है? क्योंकि इनकी मार्केट में क्या है? गुडविल। क्या है? शेयर्स के बारे में जानते हो? आजकल तो सभी लोग जानते हैं शेयर्स के बारे में। तो शेयर का मतलब होता है किसी भी कंपनी की जो कैपिटल होती है उसको स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देना। तो एक जो यूनिट है वो क्या है? शेयर। क्या है? सपोज दैट हमने कंपनी स्टार्ट की है 1 लाख से। कितने से? और 1 लाख के अपने 1 लाख के अपन ने शेयर्स इशू किए 1000। कितने? तो एक शेयर कितने का हो गया? 100 रुपीज़। कितने का हो गया? यानी 100 रुपीज़ के कितने शेयर्स इशू किए? 1000 शेयर्स इशू किए। उसी को बोलते हैं शेयर। बोलते हैं ना शेयर, इनके शेयर की वैल्यू बढ़ रही है, इनके शेयर की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। आजकल सभी लोग स्टॉक में पैसा लगाते हैं, तो इतनी नॉलेज होना चाहिए। ठीक। आगे देखिए। तो ये तो हो गया रोल ऑफ प्रॉफिट। बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल होता है? बिजनेस इज़ रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग रिस्क, बिल्ड्स गुडविल, गुडविल बनाता है। इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस का सूचक है, अच्छी परफॉर्म कर रहा है बिजनेस या ख़राब परफॉर्म कर रहा है। रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस। किस लिए रिक्वायर्ड है? एक्सपेंशन करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, और बिजनेस कॉन्टीन्यूसली चल पाए उसके लिए भी प्रॉफिट ज़रूरी है। एंड सर्वाइवल एंड सोर्स ऑफ इनकम, हमारे सर्वाइव करने का और इनकम का जो सोर्स है वो भी क्या है? प्रॉफिट। ठीक। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है कि बिजनेस एक्टिविटीज़ को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बिजनेस एक्टिविटीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में? दैट इज़ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। पहला इंडस्ट्री और दूसरा कॉमर्स। इंडस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शरी। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी, है ना। और कॉमर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज़ ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। और इसको अपन बोलते हैं एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड का मतलब होता है सर्विसेज। क्या मतलब होता है? यानी बिजनेस करने के लिए जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं उनको बोलते हैं एड्स टू ट्रेड। अब जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ है वो 2 टाइप्स की होती है, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। सेकेंडरी जो होती है वो भी 2 टाइप्स की होती है, मैन्युफैक्चरिंग एंड
कंस्ट्रक्शन। और मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो 4 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की? एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग। टर्शरी का कोई टाइप नहीं होता। टर्शरी का मतलब होता है सर्विस सेक्टर। कौन सा? उसमें सारी सर्विसेज आ जाती हैं, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, एडवर्टीजमेंट, कम्युनिकेशन, जो भी सर्विसेज हैं वो कहाँ आ जाएंगी? टर्शरी में। अब देखो कॉमर्स। कॉमर्स के 2 पार्ट्स, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। ट्रेड के 2 पार्ट्स होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रेड 2 टाइप्स का होता है। कौन सा? होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। एक्सटर्नल होता है 3 टाइप्स का। कितने टाइप्स का? इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है बाहर से खरीदना। एक्सपोर्ट का मतलब होता है किसी दूसरी कंट्री में भेजना या फिर सेल करना। इंटरपोर्ट क्या होता है? इंटरपोर्ट का मतलब होता है एक कंट्री से खरीदना और दूसरी कंट्री को सेल करना, उसको बोलते हैं इंटरपोर्ट। क्या हुआ? नेक्स्ट है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड यानी सर्विसेज विच हेल्प्स इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। तो क्या क्या सर्विसेज होती हैं? ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड एडवर्टीजमेंट, कम्युनिकेशन भी होती है। ठीक, तो ये हो गया अपना इन शॉर्ट बिजनेस में कितने चीज़ें होती हैं। बिजनेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दैट इज़ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो पहले हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री के बारे में। किसके बारे में? तो इंडस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दैट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो पहले प्राइमरी के बारे में पढ़ते हैं। प्राइमरी के 2 पार्ट्स किए गए, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। देखिए इंडस्ट्री क्या होता है। इंडस्ट्री रेफर्स टू एन एक्टिविटी विच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्री एक ऐसी एक्टिविटी होती है या ऐसी जगह होती है जहाँ पे रॉ मटेरियल को यूज़फुल प्रोडक्ट्स में या फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। इट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्री। इट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्री में क्या होता है? प्रोडक्शन क्या होता है? और प्रोडक्शन का मतलब क्या है? रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना। ठीक, इंडस्ट्री इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग as well as activities related to rearing and reproduction of animals or other living species। इंडस्ट्री में वो सभी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि किससे रिलेटेड हैं? प्रोडक्शन से या फिर प्रोसेसिंग से। प्रोडक्शन का मतलब होता है बनाना, प्रोसेसिंग का मतलब भी प्रोड्यूस करना होता है, बट प्रोसेसिंग में जो मेथड होता है या जो प्रोसेस होती है वो बहुत लंबी होती है, उसको अपन बोलते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक, एज वेल एज कौन सी एक्टिविटीज़? रेयरिंग एंड रिप्रोडक्शन, जो एनिमल हस्बेंड्री है, फिशिंग है, फिशरीज़ है, उन बोलते हैं ना, जो कैटल ब्रीडिंग है उसको बोलते हैं रेयरिंग एंड रिप्रोडक्शन। मछली पालन करना, पेड़ पौधे लगाना, फल फ्रूट्स उगाना, है ना, और तुम्हारा कैटल ब्रीडिंग, गाय भैंस पालना, भेड़ बकरियां पालना, तो वो सभी भी किस में आ जाता है? इंडस्ट्री में। ये आता है प्राइमरी में। किस में आता है? प्राइमरी में भी। जेनेटिक में किस में आएगा? जेनेटिक में। ठीक, द पर्पज़ ऑफ इंडस्ट्री इज़ टू क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी बाय कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल गुड्स। इंडस्ट्री का पर्पज़ क्या होता है? यूटिलिटी क्रिएट करना। क्या क्रिएट करना? यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता। क्या? उपयोगिता मतलब जो चीज़ हमारे लिए उपयोगी है। क्या है? तो उपयोगिता क्रिएट करना लोगों के लिए। कैसे? बाय कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। जैसे ही वो यूज़फुल गुड्स बन जाएंगे तो हमारे लिए कैसे हो जाएंगे? उपयोगी। कैसे हो जाएंगे? यानी उपयोग करने लायक। ठीक, द टर्म इंडस्ट्री is also used to refer to a group of firms producing similar type of goods। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि सिमिलर टाइप ऑफ गुड्स बनाती, क्या बनाती हैं? जो सभी एक जैसे गुड्स बना रही हैं, उनके ग्रुप को भी क्या बोलते हैं आप? इंडस्ट्री से बोलते हैं। टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़, है ना, या फिर ABC ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। तो उसके अंदर जितनी भी फर्म्स आती हैं वो सभी सिमिलर प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन कर रही हैं, इसलिए उनको क्या बोल रहे हैं? जैसे शुगर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्रीज़ में कौन सी इंडस्ट्री आएंगी? जो सभी इंडस्ट्रीज़ क्या बना रही हैं? पेपर।
शुगर इंडस्ट्रीज़ में कौन सी इंडस्ट्रीज़ आएंगी जो सभी क्या बना रही है? शुगर। ठीक, तो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्री। इज इट क्लियर? इंडस्ट्री में प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। इंडस्ट्री जो है वो कंज्यूमर गुड्स भी बनाती है और कैपिटल गुड्स भी बनाती है। अब कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स क्या होता है? कंज्यूमर गुड्स क्या होता है? विच आर कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर फॉर डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स, जो कि डायरेक्टली किसके द्वारा कंज्यूम किए जा रहे हैं? कंज्यूमर के द्वारा। किसके द्वारा? कंज्यूमर गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जो कि कंज्यूमर्स के द्वारा डायरेक्टली कंज्यूम किए जाते हैं फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स। ठीक, हमको भूख लगी है, हमारा क्या खाने का मन है? मैगी खाने का मन है, तो मार्केट से मैगी लाए, मैगी बनाई और फटाफट खा ली। मैगी क्या है? कंज्यूमर गुड्स। क्या है? क्योंकि मैगी खाने से क्या मिल रही है? डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन। जो भी चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं, हमारे कपड़े, हमारा बैग, हमारी पेंसिल, बॉटल, खाना पीना, जितनी भी चीज़ें हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं जिनसे हमको क्या मिलती है? डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन, वो सभी क्या है? कंज्यूमर गुड्स। क्या है? हमारा मोबाइल, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन, सभी क्या है? कंज्यूमर गुड्स हैं। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनसे आपको डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, इनडायरेक्ट मिलता है। कैसा मिलता है? इनडायरेक्ट बोले तो कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका यूज़ फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए किया जाता है, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर। उनसे डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, उनसे क्या होगा? फर्दर प्रोडक्शन होने के बाद वो गुड्स मार्केट में बिकेगा, उसके बाद आपको क्या होगा? प्रॉफिट, तब आप सेटिस्फाई होगे। डायरेक्ट सेटिस्फाइड नहीं होगी। तो कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका यूज़ किस लिए किया जाता है? फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए। किसके लिए? तो जितने भी प्लांट एंड मशीनरी हैं, ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, जिनका यूज़ फर्दर प्रोडक्शन में किया जाता है, दे आर नोन एज कैपिटल गुड्स। देखिए लिखा भी है, गुड्स सच एज ब्रेड, फ्रूट, मिल्क, ETC, ये सभी क्या हैं? कंज्यूमर गुड्स, एज दे आर डायरेक्टली यूज्ड बाय कंज्यूमर्स, बिकॉज वो कंज्यूमर्स के द्वारा डायरेक्टली यूज़ किए जा रहे हैं। गुड्स सच एज मशीनरी, इक्विपमेंट्स, टूल्स, ये सभी क्या हैं? कैपिटल गुड्स, एज दे आर यूज्ड इन द फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस टू प्रोड्यूस यूज़फुल प्रोडक्ट्स, बिकॉज उनको फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाएगा जिससे कि यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाए जा सकें। क्लियर? चलो।